Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की पहल AICT इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद द्विवेदी। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे नए क्षेत्रों के उभरने से कोर इंजीनियरिंग विषयों से संबंधित संकाय सदस्यों को भी इससे जुड़े प्रशिक्षण प्रदान करने की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। इसे देखते हुए AICTE ने पिछले वर्ष शैक्षणिक विकास के लिए मौजूदा QIP योजना के तहत AICTE QIP PG सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन इमर्जिंग एरिया शुरू किया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से परिषद का लक्ष्य मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंजीनियरिंग जैसे कोर इंजीनियरिंग विषयों के संकाय सदस्यों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना है। इसका पहला बैच पूरा हो चुका है। 31 जनवरी को AICTE मुख्यालय दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रोग्राम पूरा करने वाले संकाय सदस्यों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में 31 कोऑर्डिनेटर और संकाय सदस्य शामिल हुए। आज AICTE इनसाइट शो में हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में IIT धनबाद से प्रोफेसर अमित दीक्षित जी, COEP टेक पुणे से डॉक्टर अमित जोशी जी मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपका कोर सब्जेक्ट क्या था, आपका कोर इंजीनियरिंग विषय आपका क्या था और आपने इस प्रोग्राम के लिए किस इमर्जिंग एरिया को चुना था और इसे चुनने के पीछे क्या कारण था? मेरा कोर एरिया मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि इस समय उन्नत भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने स्टूडेंट्स को और फैकल्टी को ट्रेन कर सकें, और इसीलिए हमने रोबोटिक्स एंड एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, जिसको 3D प्रिंटिंग भी कहते हैं, ये विषय चुना। आज जो भी देश मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, उनका GDP भी उससे सीधे सीधे कनेक्ट है। तो ये ज़रूरी है कि प्राइवेट कॉलेजेस के टीचर्स को स्टेट ऑफ द आर्ट लैब दिखाई जाए, विषय के बारे में जानकारी दें, ताकि वह छात्रों को वो जानकारी दे सकें और वो हमारे देश के लिए काम करें। जी सर, आपका सब्जेक्ट क्या था? मेरा एरिया था सर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, जो कि हमने CDAC पुणे और COEP टेक पुणे ऐसा जॉइंट वेंचर वो एग्जीक्यूट करवाया। हमारी तरफ सर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में पैरेलल प्रोग्रामिंग, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर और सुपर कंप्यूटर को कैसा प्रोग्राम किया जाता है और उसकी ज़रूरतें क्या है, इसके बारे में चर्चा सत्र और ट्रेनिंग दिया गया। जी सर, कृपया हमको ये बताइए कि एक कोऑर्डिनेटर के रूप में इस पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट करने में आप लोगों के सामने क्या चैलेंजेस आए और उनको कैसे आपने हैंडल किया। दूसरा, जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, उनके स्टूडेंट्स को आप इससे कैसे बेनिफिट कर सकेंगे, उससे उनको कैसे फ़ायदा दिला सकेंगे कि वो AI और आपके जो इमर्जिंग एरियाज़ के सब्जेक्ट हैं उससे वो लाभान्वित हो सकें। देखिए, जहाँ चाह वहाँ रहा, तो ऐसा कोई दिक्कत हम लोग को नहीं आई। चूँकि प्रोग्राम 1 महीने के अंदर पूरा डिज़ाइन हुआ था, इसलिए थोड़ा सा लॉजिस्टिक और एकोमोडेशन के इश्यूज़ आए, पर हमारे संस्थान में चूँकि इस तरह के कोर्सेज चलते रहते हैं, तो पूरा सहयोग मिला हमें संस्थान की तरफ से, और इस विषय में हमें कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरा, आपने पूछा कि हम अपने क्षेत्र में कैसे लोगों को लाभान्वित करेंगे, तो मैं बताना चाहूँगा, ये सारे कोऑर्डिनेटर में यही डिस्कशन था कि हमारे पूरे ग्रुप में जितने स्टूडेंट आए वो अलग अलग संकाय से आए थे। कुछ सिविल इंजीनियर से, कुछ मैकेनिकल थे, इलेक्ट्रॉनिक्स थे, इलेक्ट्रिकल थे, और वो मैन्युफैक्चरिंग की एडवांस टेक्नोलॉजी को जानने के लिए उत्साहित थे। इसीलिए हम लोगों ने अपना पूरा कोर्स भी इसी तरह डिज़ाइन किया था कि उनको बेसिक बता के फिर हायर लेवल तक पढ़ा जाके, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को इस क्षेत्र में होने वाले कार्यों का, इनका लाभान्वित कैसे होगा, वो बता सके। सर, हमारे यहाँ कैसा हुआ सर कि जो भी हमने कोर्स लिया वो नॉन CSE बैकग्राउंड के, जो कि संगणक क्षेत्र से निगड़ित नहीं है, वो फैकल्टी जैसे सिविल, मैकेनिकल, वो लोगों के लिए था। बेसिकली हमने क्या पाया चुनौती में सर, उनका प्रोग्रामिंग स्किल जो है वो निम्न स्तर से उच्च स्तर तक कैसा लिया जा सके, क्योंकि बहुत सारे स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होने के बाद जो प्रोग्रामिंग से डिटैच हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं या करते नहीं हैं,
उनके कुछ अलग अलग रीजंस होते हैं, वो कोर ब्रांच से अटैच होते हैं। उसमें क्या होता है, उनका प्रोग्रामिंग का स्किल थोड़ा सा पुराना हो जाता है, तो उनको एक सर्टन स्तर को ले आने के लिए हमें जो ऊर्जा उसमें बहाल करनी पड़ी, वो चुनौती हमने जो ली, तो उससे हमने बहुत उस चीज़ का उत्साहपूर्वक आनंद लिया। क्योंकि सर हमने प्रथम वर्ष स्नातक को हम जैसे पढ़ाते हैं, वैसा हमने कॉल लिया और हमने उसमें बहुत आनंद महसूस किया कि वो जब उच्च स्तर के लिए एलिजिबल होना चाहेंगे, तो हमने उनको नीच स्तर से उच्च स्तर पूरा रखवा लिया। सर ये आप लोगों के लिए और ये जो इमर्जिंग एरियाज़ के कोर्सेज शुरू किए गए, ये कोर इंजीनियरिंग के लिए टीचर्स के लिए भी नए थे, उसको समझने में किस तरह की चुनौतियाँ आई, और समझने में भी और समझाने में भी? हाँ, हमारे मामले में ऐसा हुआ सर, बहुत सारे टीचर्स जो ज्वाइन किए वो बहुत प्रोफेसर लेवल, डायरेक्टर लेवल, विभाग प्रमुख लेवल के प्रोफेसर्स थे या शिक्षक थे। तो उनका जब प्रोग्रामिंग से डिटैच हुआ था नॉलेज, या फिर जो भी कुछ अटैचमेंट नहीं थी, उनको एक प्रॉपर स्तर या लेवल तक लाने के लिए हमको उनको प्रैक्टिकल में बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी। लेकिन हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट स्नातक है, जो अंडर ग्रेजुएट स्नातक है, लैब में, लैबोरेटरीज में उनका सहाय लेके हमने उनको वो सब एनवायरनमेंट से फैमिलियर करवा दिया। यानी कि जो भी हम एग्जीक्यूशन करवा लेते थे, तो उनको एट द टाइम ऑफ गोइंग बैक, वापस जाते समय हर रोज एक सेटिस्फैक्शन सा आता था, एक थोड़ा सा उभार मिलता था कि नहीं, हमने आज कुछ तो भी नया सीखा, या भी जो भी कुछ सीखा था वो हमने दोहराया, रिवाइज किया। तो एक स्तर को लाने के लिए जो हमको कष्ट या प्रयत्न करने पड़े, जो एनर्जी, जो ऊर्जा हमने उसमें पोर करनी पड़ी, वो उसका हमने बहुत आनंद लिया सर, वो सेटिस्फैक्शन था हमारे लिए। सर आपका अनुभव? सर जैसा कि आपने कहा कि उन्नत क्षेत्र में हमने उनको कैसे ट्रेन किया और क्या चैलेंजेस आए। सबसे बड़ी दिक्कत भारत में है कि जिन लैब को लेकर हम बात कर रहे हैं उसमें शुरू का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। 3D प्रिंटिंग लैब बनाने में कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए लगते हैं। एक अच्छी रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन लैब लगाने में कम से कम 5 करोड़ के आसपास लगता है। ये लैब हमने इनके लिए ओपन की, तो जो वो थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ के आए थे, जब फर्स्ट टाइम उन्होंने हैंड ऑन एक्सपीरियंस पाया इन लैब में, तो उनको जल्दी से चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई। हमने उनको छोटे छोटे टास्क दिए, जिससे कि वो सीखें, खुद लर्निंग करें, और उनको कैरेक्टराइजेशन, जो हमारे यहाँ सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी है, उसको हमने उनको दिया ताकि वो कैरेक्टराइजेशन सीख सके, तो ताकि वो रिसर्च एरिया में भी जाएं। हमारा उद्देश्य केवल उनको पढ़ा के, स्टूडेंट को पढ़ाएं ये नहीं था, उनके अंदर खुद रिसर्च की एक इच्छा जगे, वो भी हमारा एक उद्देश्य था। इसलिए हमने पूरा कोर्स इस तरह डिज़ाइन किया था कि उनको हम बेसिक बता सकें, हैंड ऑन ट्रेनिंग दिखा सकें, और एक लैब डेवलप करने के लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ताकि वो अपने इंस्टीट्यूट में वो लैब डेवलप कर सकें और वो ये शिक्षा आगे को बढ़ा सकें। यही हमारा उद्देश्य था। सर आपको क्या लगता है, क्या ये जो पहल है आईसीटी ने जो शुरू की है शिक्षण में एआई को लाने के लिए, ये कितना प्रभावी हो सकता है, और ये उभरते क्षेत्र में या तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से सहायक साबित होगा, जो हमारे नए स्टूडेंट्स को भी और जो हमारे टीचर्स भी हैं उनको भी बेनिफिट कर सके? सर भारत एक बड़ा देश है और डाइवर्सिफाइड देश है। अगर ये एक छोटी सी पहल है, आज मैं सुबह चेयरमैन साहब का भाषण सुन रहा था, 6.5 लाख हमारे शिक्षक हैं, और इस पहली पहल में हमने 1000 शिक्षक को शिक्षित किया। 6 महीने का प्रोग्राम बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन हुआ, जिसमें 1 महीने वो एक अच्छे आईआईसी बैंगलोर, आईआईटीज़, ट्रिपल आईटी, सीओपी पुणे जैसे उन्नत इंस्टीट्यूट में रुके। वहाँ पे उन्होंने लैब देखी और वो खुद उत्साहित हुए कि हम आगे क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम से हम लोगों ने उनको इनेबल बनाया है, ताकि वो भी ये कोर्स लेके आगे अपने बच्चों को पढ़ा सके, स्टूडेंट्स को पढ़ा सके, और उनके अंदर भी ये करेज दिखाएं। देखिए, एआई एक ऐसी एरिया है जिसमें बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। चैट जीपीटी की हम बात कर रहे थे, 2 दिन पहले डीप सीक आया, सारे हमारे शेयर जो है यूएस शेयर डाउन हो गए। और दैट वाज डेवलप्ड बाय एक छोटे से स्टार्टअप ने डेवलप किया। तो हमें ज़रूरी है वैसा स्टार्टअप हमारे यहाँ भी आए। वो तभी आएगा जब हम अपने यंगस्टर को शिक्षित कर सकें। सर अब आप अपने अनुभव से। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इज नीड ऑफ टाइम। तो हमारे पास एक सुपर कंप्यूटर है, टॉप 500 वर्ल्ड की जग की लिस्ट में वो मान्यता प्राप्त है। जी।
टॉप 500 ORG पे हम अगर जाके दे सकते हैं परम सिद्धि AI, तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग क्या या काम क्या और उसकी प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, किस चीज़ के लिए की जाती है, अगर ये अपने शिक्षकों तक ही नहीं है, हाँ। जो नॉन CSE वाले शिक्षक है उन तक ही वो पहुंचा नहीं है, खाली CSE वाले शिक्षकों को वो अवेयरनेस है, तो जो मैंने बताया कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इज अ नीड ऑफ टाइम, तो कैसा होगा? तो इसमें मैं धन्यवाद अदा करूंगा सीडैक के आशीष गोयलकर सर का और हमारे कुलगुरु सुनील बिरूड सर का कि उन्होंने उस पर कोई अपर लिमिट नहीं रखा कि यू गो विद द अप्रोच इंटरडिसिप्लिनरी, कि उनको कुछ तो भी समझ में आना चाहिए शिक्षकों को ट्रेनिंग में कि ये चीज़ फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग है, साइज्मिक वेव प्रोसेसिंग है, ड्रग डिस्कवरी एंड एनालिसिस है, ये कंटेक्स्ट में क्यों और कैसे यूज़ की जाती है, पैरेललिज्म क्या होता है, ये कंप्यूटिंग किस चीज़ के लिए करते हैं और इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर लेके हम क्या करवाते हैं, इसकी वे ऑफ स्टाइल और कंप्यूटिंग क्षमता कैसी तरह यूटिलाइज करवाते हैं। इस हिसाब से अगर हम शिक्षकों को बार बार प्रोग्रामिंग स्किल देते रहे तो फॉर श्योर जो अंडरलिंग आर्किटेक्चर की पावर है या क्षमता है वो बच्चों तक पहुंच जाएगी और उनको उनका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि हमारे पास या हमारे हाथ में जो भी कुछ है उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। जी सर। सर, हमारे दर्शक निश्चित रूप से जानना चाहते हैं कि जो आपने जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया, जो आपके पार्टिसिपेंट्स है, उनका अनुभव कैसा रहा, उन्होंने इस ट्रेनिंग को कितने ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ प्राप्त किया, एग्ज़ाम पास किया और सफलतापूर्वक उससे सर्टिफिकेट हासिल किया। सर, मुझे बताते हुए खुशी होगी, हमारे संस्थान में 33 बच्चों ने, पार्टिसिपेंट्स ने, फैकल्टी मेंबर्स ने इनरोल किया था और सभी को सर्टिफिकेट मिला 33 को। और उसमें कुछ लोग काफ़ी सीनियर हैं, प्रोफेसर लेवल पे भी थे। और वहाँ पे जाके मुझे इस बात की खुशी हुई कि हमें कांटेक्ट किया है उस इंस्टीट्यूट ने कि सर, जिस तरह की ट्रेनिंग वहाँ मिली है, हम भी उसी तरह के एक लैब बनाना चाहते हैं, तो हमारा सहयोग कीजिए। और कम से कम 4 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी फंड एलोकेट कर दिया है और हमसे हेल्प मांग रहे हैं। तो ये खुशी है कि जो हमने सिखाया वो प्रोपोगेट हो रहा है आगे की ओर। और कुछ लोग उसमें से रिसर्च भी करना चाहते हैं, उन्होंने रिसर्च के लिए इनरोलमेंट कर रहे हैं। इससे पहले उनको कुछ नहीं पता था कि हम इस एरिया में क्या कर सकते हैं, इस एरिया में रिसर्च क्या हो सकती है, क्योंकि वो उसको एक विषय के रूप में देख रहे थे। रोबोटिक्स एक विषय के रूप में जो एक अंडर ग्रेजुएट बच्चों को पढ़ा रहे थे। अभी जब हमारे यहाँ आए, उन्होंने उसमें काम देखा तो उनको लगा कि हाँ, इसमें कई चीज़ ऐसी हैं कि जिस पर हम रिसर्च कर सकते हैं। उसी तरह 3D प्रिंटिंग में भी वो केवल सिंपल 3D प्रिंटर की तरह ही उसको पढ़ा रहे थे कि बेसिक बता रहे थे, पर जब यहाँ पे आए, बच्चों के पब्लिकेशंस देखे, लैब में फैसिलिटी देखी, और सबसे बड़ी बात, कम दाम में भी हम प्रिंटर लेके हम क्या रिसर्च कर सकते हैं, वो भी इंडस्ट्रियल रिलेटेड, उससे उत्साहित होकर वो PhD भी कर रहे हैं। तो मैं इस प्रोग्राम में, हो सकता है ये नहीं सोचा होगा कि हम केवल ज्ञान दे रहे हैं, पर ज्ञान के साथ साथ हमारे रिसर्च इनपुट भी आ रहा है। ये बहुत ही बढ़िया है और ये बच्चों ने हमको फीडबैक दिया है। सर, हमारे यहाँ 42 एप्लीकेंट्स ने एनरोल किया है। हमारे अभी ऑल 42 एप्लीकेंट्स पास हो गए, उनको सर्टिफिकेट मिल गया, सक्सेसफुली उन्होंने कंप्लीट किया है वो। अनुभव ऐसा था सर कि फर्स्ट फेज में थोड़ा हम सख्त पेश आए सब पार्टिसिपेंट से, और लेकिन जब थर्ड फेज में वापस इन पर्सन ऑन कैंपस पार्टिसिपेंट्स आए तो जो उन्होंने फ्रीडम या जो कंफर्ट फील किया तो वो बहुत अलग तरीके का था, क्योंकि हर एक बंदा ऐसा बोल के गया कि सर वी फील इन दिस 10 days की एज ऑफ आई एम डूइंग माई इंजीनियरिंग रिपीट। तो इतना हमने स्टडी किया रात को जग के और हम एग्ज़ाम को अपेयर हो गए, तो कुछ अलग सीखने को मिला, इसका उनको बहुत खुशी हुई और आनंद हुआ। सर, ये पहला बैच था, जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ कमियां भी सामने आई होंगी। इनमें आगे और क्या अच्छा किया जा सकता है, इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, तो इस प्रोग्राम के बारे में कि इस सर्टिफिकेट प्रोग्राम को अब जब अगली बार AICTE जो नेक्स्ट शुरू करे, उसमें क्या क्या सुधार हुए, इसका कुछ किए जा सकते हैं, उसका कुछ एक आप रोड मैप सर थोड़ा दीजिए। सर, आज सुबह हम लोग इस पर मीटिंग भी हुई, हमने अपने कई फीडबैक दिए डॉक्टर सुनील को। एक है कि चूँकि हम भी समझ रहे हैं कि ये प्रोग्राम बहुत ही एंड मोमेंट में स्टार्ट हुआ था, तो सिलेक्शन प्रोसेस, फिर स्टार्ट प्रोसेस में थोड़ा दिक्कत हुई, क्योंकि बहुत एंड मोमेंट में हमने पार्टिसिपेंट को बताया कि आपको आना है, रिजर्वेशन को लेके इश्यूज़ आए। तो आज हम लोगों ने बात किया कम से कम 2 महीने पहले हमें कैलेंडर मिल जाए, ताकि हम स्टूडेंट्स को या पार्टिसिपेंट्स को बता सकें कि आपको आना है।
फिर बड़े इंस्टीट्यूट में प्रॉब्लम क्या है, इतने सारे कोर्सेज होते हैं तो अकोमोडेशन पहले से बुक करना पड़ता है। हम लोग को लास्ट मोमेंट पता चला तो हमको इंटरनेशनल हॉस्टल्स देने पड़े और हम अपना गेस्ट हाउस नहीं दे पाए पार्टिसिपेंट्स को। एक नंबर 1। नंबर 2 है कि फंड्स को लेके हम लोगों ने अपनी बात रखी, जो कि वो भी समझ रहे थे कि हाँ, लेकिन एक मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि जो लिबर्टी इस प्रोग्राम में AICTE ने इंस्टीट्यूशंस को दी है, इट इज़ अनपैरेलल। उन्होंने कहा कि आपको कोर्स कराना है और आप अपने ढंग से कोर्स कराइए, इसमें हमारा कोई बाउंडेशन नहीं है। दिस आई विल अप्रिशिएट। जैसे सर ने कहा कि आज मॉर्निंग सुनील लूथरा सर को हमने रिक्वेस्ट किया कि सर ये बफर टाइम जो है सिलेक्शन प्रोसेस से, वो जब तक हमारे यहाँ ज्वाइन करते वो एक बफर टाइम हमें थोड़ा सा बढ़ा के दीजिए तो सभी लोगों को तकलीफ ना हो, एक चीज़। और दूसरी 2 चीज़ें मैंने सर के सामने ऐसे भी रखी कि सर अगर कोई पहले 3 में आता है टॉपर तो उनको कुछ रिवार्ड दिया जाए, जाकि थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव कंपटीशन से लोग थोड़ा स्टडी कर सके और ये पहले से बता दिया जाए कि रिवार्ड मिलेगा। हाँ, यस, ये तो और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि सीडैक में वैज्ञानिक जी स्तर पे आशीष गोयलकर सर काम करते हैं हमारे साथ, तो उन्होंने भी एक इनपुट दिया है कि जो कोर्स आप ले रहे हो, कोर्स का एक बेसिक इंडियन या फॉरेन ऑथर का अच्छा बुक हर एक पार्टिसिपेंट को प्रदान किया जाए ताकि वो फॉरएवर उसके साथ रहे। अगर उसको वो पढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो वो जाके पढ़ा सके अपने अपने विश्वविद्यालय। इस बारे में हम लोग कहेंगे कि हमारे लाइब्रेरी से जो सॉफ्ट बुक्स थी वो हमने इनको दिया। जैसे 3D प्रिंटिंग या इयान गिब्सन की बुक काफ़ी महंगी है, करीब 12,000 की है, तो वो हम लोगों ने बुक्स दी कि आप ले जाइए, सॉफ्ट कॉपी पढ़ाइए। हमारा केवल पर्पस है कि किसी तरह हमारे बच्चे शिक्षित हो। यस, बेनिफिट जो अपने साथ फैसिलिटीज है वो हर एक लास्ट यूजर के तरफ पहुंच जाए, ऐसा। सर, अपने अनुभव और बहुमूल्य सुझावों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रयास और कड़ी मेहनत से समाज में निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव आएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। धन्यवाद। आशा है कि हमारे दर्शकों को यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपने दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि संस्थानों, संकाय सदस्यों और छात्रों के लिए हित के लिए AICTE से संबंधित सभी जानकारी, योजनाओं और गतिविधियों के लिए से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल, Facebook पेज, X, LinkedIn, Instagram और हमारे WhatsApp चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। हम AICTE इनसाइट्स पर एक नए विषय और नई जानकारी के साथ फिर से वापस आएंगे। नमस्कार।